हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीएस को लेकर। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने यूपीएस को लेकर एक गजट प्रकाशित कर दिया है और उसमें यूपीएस को लेकर कई ऐसे सवालों का जवाब दिया गया है जिसका जो है कि हर कर्मचारियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो खास करके ऐसे एम्प्लॉई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ड्यूटी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई बनने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि उनके सामने एनपीएस और यूपीएस में जो है कि चूज करने में एक बहुत बड़ी उलझन हो सकती है। तो मैं आसान शब्दों में आपको उस गजट के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सामने भारत सरकार का गजट दिख रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें दोस्तों कि इसमें जो भी पर्सनल ओपिनियन मेरे होंगे वो मेरे शब्द होंगे, न कि सरकार के शब्द होंगे। गजट का आप किस रूप में अर्थ लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो भी कोशिश करूंगा इस गजट को अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसका मूल अर्थ आपको वही लेना है जो गजट में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गजट में कौन कौन सी बातें हमको यूपीएस के बारे में जानने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों यह गजट जो है कि 24 जनवरी 2025 का है। इसमें फुल्ली सरकार ने यूपीएस के बारे में बात किया है। अब कर्मचारियों के सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस में आते हैं उन्हें यूपीएस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हर एक के एनपीएस वाले कर्मचारी के लिए यह कंपलसरी हो गया है कि वह यूपीएस में जाए या ना जाए। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो के अंदर ही सोल्व होने वाले हैं। तो अब देखिए, यहाँ के जो मूल टॉपिक है, इस गजट का जो मूल टॉपिक बोल सकते हैं, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए मैं सरसरी निगाह में उन हाईलाइट वाले टॉपिक पर ही चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए, पहले ये जो गजट दिया है वो किसके लिए है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी इनको आप इस सेंटेंस में ही समझ लीजिए, यह जो गजट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाले जो एनपीएस वाले कर्मचारी है, आप जानते हैं कि 1/1/2004 या उसके बाद जो भी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नियुक्त हुए हैं वो एनपीएस के अधीन आए हैं। तो यह जो गजट है कंप्लीटली उस एनपीएस वाले कर्मचारी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे बात की गई है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना, यानी जिसे आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम कह सकते हैं, इसको चुनने के लिए आपको विकल्प दिया गया है। यानी यहाँ पहले ही सेंटेंस में क्लियर हो गया कि आपके लिए यह कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो एनपीएस में ही रहें या आप चाहें तो यूपीएस को चयन कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूपीएस का चुनाव करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं या फिर इनका कैसा रूप होने वाला है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब देखिए आगे क्या कहा है इस गजट में। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, जो एनपीएस के अधीन आते हैं उसी पर यह राष्ट्रीय एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू होने वाले हैं। जो राष्ट्र आगे लिखा है और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। क्लियर है। अब सवाल है कि क्या ओपीएस वाले कर्मचारी इसका चुनाव कर सकते हैं या नहीं। तो क्लियर है कि जो ओपीएस में है वो कोई भी कर्मचारी जो है कि यूपीएस का चुनाव नहीं करने वाले हैं। केवल एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए ही यह गजट दिया गया है। ठीक है। अब देखिए कि अब मान लीजिए कोई कर्मचारी यूपीएस का चुनाव करेगा तो उनके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है वो इसमें बताया गया है। यहाँ पे लिखा है योजना के अंतर्गत जो पात्रता है, यानी आप अगर यूपीएस का चुनाव करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। दिया है सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा।
एक नंबर में दिया है, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवार्षिकता प्राप्त कर लेता है तो क्लियर है कि जैसे जब पीएम ने यूपीएस के बारे में जब घोषणा किया उस समय ही हमें कुछ मोटी मोटी बातों का पता चल चुका था। यानी आप अगर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये का बेनिफिट होने वाला है पेंशन के रूप में, और अधिकतम 25 साल की या कहें फिर न्यूनतम 25 साल की सेवा अगर आप करते हैं तो फुल बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। तो क्लियर है कि यहाँ 10 साल करते हैं तो आप यूपीएस के अधीन आ सकते हैं, और 25 साल अगर आपने नौकरी कर ली तो आपको फुल बेनिफिट मिलने वाला है पेंशन का। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिथक है। एक अमूमन सवाल होता है कि कोई कर्मचारी जो है कि क्या 10 साल नौकरी करने के बाद अगर वह रिजाइन दे देता है या फिर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो क्या उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उनका जवाब भी इसी वीडियो में मिलने वाला है आपको। अब देखिए आगे जो बात दिया गया, जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे अभी मैंने कहा 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवार्षिकता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवार्षिकता प्राप्त करता है, यानी वो उसे आप कह सकते हैं रिटायरमेंट को प्राप्त कर लेता है। यानी आप 10 वर्ष की नौकरी के बाद आप अगर रिजाइन देते हैं तो आपको इनका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यानी आप 25 साल की नौकरी के बाद अगर आप रिजाइन देते हैं तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी ये क्लियर हो पा रहा है। 2 नंबर पॉइंट में महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा है, सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। यदि आपको जो है कि रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाता है या फिर आप अगर रिजाइन देते हैं तो आपको जो है कि यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये कर्मचारियों को बहुत हद तक परेशान करने वाला है। लेकिन क्लियर कर दूंगी, अगर आपने न्यूनतम 25 साल सर्विस किया उसके बाद अगर आप जो है कि अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देते हैं, यानी आप अपने मर्जी से अगर रिजाइन देते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, न कि सरकार अगर आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दे, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है कि शर्त है जो कर्मचारियों को हिला सकता है, परेशान कर सकता है। अब अगली जो बात की है यहाँ पे जो है कि लिखा है कि योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ एम्प्लॉय को होने वाले हैं। अब कई लाभ की चर्चा इसमें किया है। इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिनियम में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्ययन निम्नानुसार होगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दरें सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन के 50% होगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात देय होगा। यानी यहाँ पे क्लियर करें कि जो 2 सेंटेंस दिया गया है, पहला सेंटेंस में कहा कि यदि आप जो है कि पेंशन पाना चाहते हैं, यानी अगर आपने 10 वर्ष की नौकरी की है या फिर 25 वर्ष की नौकरी की, 10 साल से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। जब आप रिटायर हो रहे होते हैं तो उससे पहले के 12 महीने के मूल वेतन का, आप जानते हैं कि आपको जो पे मिलता है, पे उसके बाद डीए होता है, उसमें और भी भत्ते शामिल होते हैं। लेकिन पेंशन के निर्धारण के क्रम में आपका सिर्फ बेसिक पे को देखा जाएगा, जो पिछले 12 महीने का बेसिक को जोड़कर उनका औसत निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप मोटे अर्थों में ये समझें कि आपका जो औसत होता है पिछले 12 महीने का बेसिक, मान लीजिए सपोज आपका 50,000 रुपये बेसिक है एक महीने का, तो 12 महीने से आप उन्हें गुना कर दीजिए, यानी 50,000 गुना जो है कि 12 करेंगे और उसके बाद इनको फिर 12 से भाग देंगे तो ये आपका एक औसत निकल जाता है। फिर जो औसत निकला है उनको आप 50% कर दीजिए। मान के चलिए कि आपका जो बेसिक है उनका 50% आपका इसमें जो है कि पेंशन हो सकता है, लेकिन यह होगा पूरा जो मिलेगा आपका 25 वर्ष की सेवा करने के बाद। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो इसी गजट में आगे बताया गया है, जो वहां पे भी क्लियर होगा। आगे दिया है कि कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। जाहिर सी बात है, 10 साल से अधिक आप 11 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कोई भी आपका एक एज हो सकता है सर्विस में, उसके हिसाब से जो होता है ना आपका पेंशन घटेगा बढ़ेगा।
10 साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यानी अगर आपकी नौकरी 10 साल ही हुई है तो जब आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो हो सकता है कि जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय होंगे उनका 10 साल की नौकरी में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अगर इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो उनका पेंशन 10,000 से नीचे आ जाएगा। लेकिन सरकार ने कहा है आपको मिनिमम 10,000 मिलना ही मिलना है। यानी आप कह सकते हैं कि कम हो तो भी 10,000 मिलेगा, 10,000 हो तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर निकलता है तो आपको वो ज़्यादा रकम मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि जिनकी कम एज है या फिर कहें कोई 10 साल 11 साल ही नौकरी किया, 12 साल नौकरी किया, तो अगर 10,000 से नीचे पेंशन जारी होगी तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पे ऐसे कर्मचारियों को बेनिफिट हो सकता है जो कि एनपीएस में रिटायर हो गए हैं और जिनको मुश्किल से 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलता है, तो उन्हें यूपीएस में आने से बेनिफिट हो सकता है। आगे लिखा है न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, यानी यहाँ पे दिया है कि आप जो है कि अपने से रिजाइन देते हैं, यानी आपको नौकरी करने की इच्छा नहीं होती और आप जो है कि रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवार्षिता प्राप्त करता है। यानी जिस दिन आप रिजाइन देते हैं उस दिन से 25 वर्ष की सेवा के बाद जिस दिन आपने रिजाइन दिया उसी दिन से आपका यह पेंशन लागू हो जाता है। अधिवार्षिता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी यथा अनुप्रयोज्य अधिवार्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को दिया जाएगा। क्लियर है, जो आदमी पेंशन धारक है यानी इस नियम के तहत यूपीएस के तहत उनका पेंशन निर्धारित हो गया और पेंशन वो लेने लगा, लेकिन पेंशन लेने के बाद अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद जो उन पे डिपेंड है, चाहे अगर महिला कर्मचारी है तो उनके हस्बैंड को, अगर पुरुष कर्मचारी है तो उनकी वाइफ को, जो आपको पेंशन मिल रहा है उनका 60%, सपोज अगर आपका पेंशन 10,000 रुपये है तो उनका 60% यानी 6,000 रुपये आपका होता है। यानी आपके पति या पत्नी को 6,000 रुपये पेंशन मिलना ही मिलना है। उससे आगे आपका जैसा पेंशन है उसका 60% आप मान के चलें। आगे जो कई ऐसे सवाल होता है कि इसमें जो है कि डीए का क्या योगदान रहेगा वो भी इसमें क्लियर किया गया है। यानी यहाँ पे जो हम समझ पा रहे हैं, देखिए महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी। यानी आप यहाँ पे यह कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पे जो आपका डीए का योगदान है, आपका उस डीए का या फिर महंगाई भत्ते का या फिर महंगाई % का जो योगदान होगा आपका जो है कि पेंशन निर्धारित करने के लिए ही किया जाएगा। यानी जब आप रिटायर हो रहे होते हैं और उस समय जो आपका पेंशन तय किया जाएगा उस समय ही यह डीए का योगदान होगा और उसके बाद उस जो है कि पेंशन को फिक्स कर दिया जाएगा। यानी लाइफ टाइम के लिए वो पेंशन आपका फिक्स हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। इसलिए अगर ये कोई कहता है कि इसमें जो है कि डीए मिलेगा ही मिलेगा तो ये कंफर्म हो जाइए। इस लेटर से तो अभी यही पता चला है कि आपके फ्यूचर में आपको जो है कि डीए का इसमें कोई फ़ायदा मिलने वाला या फिर महंगाई का इसमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवार्षिता पर एक मुक्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एक मुक्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। यानी आपको जो इसमें एक तरह से कहें कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको एक मुश्त रकम मिलेगा वो आपने कितना साल नौकरी किया है
या फिर कहें कितने साल में कितने महीने अगर आपने नौकरी किया है, उस महीने को जो है 6 से भाग दे दिया जाएगा, फिर उनका 10% निकाला जाएगा। इस तरह का वो जब आप कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी जो कर्मचारी है, आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो एम्प्लॉय का बेसिक और डीए का 10% कटता है एनपीएस के रूप में, और सरकार उसमें जो है कि 14% अपना मिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप का योगदान है या फिर अंशदान है एनपीएस के रूप में, उस एनपीएस को जब यूपीएस में मर्ज किया जाएगा या फिर कहें जो एम्प्लॉय यूपीएस के रूप में शामिल होगा, उसमें क्या क्या दिया है अब देखें, यहाँ पे क्लियर होता है। एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस, यानी इसको आप याद रखिए, यानी यूपीएस में अगर आप जाते हैं तो आपका जो अंशदान है, मान लीजिए बेसिक और आपका डीए का 10% करता है तो सरकार भी उतना ही देगी। यानी मान लीजिए आपकी जो है एनपीएस में योगदान अगर 5,000 रुपये है तो सरकार भी उसमें 5,000 रुपये डालेगी, यानी आपकी टोटल जो है उसमें योगदान जो हो जाती है वो 10,000 रुपये का हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पे व्यक्तिगत कॉर्पस के रूप में जानते हैं। दूसरा जो दिया है, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस होगा, यानी जैसा कि मैंने कहा कि कर्मचारियों का जो है कि एनपीएस में जो योगदान हो रहा है वो बेसिक और डीए का 10% हो रहा है और सरकार उसमें जो 14% दे रही है, तो 10% के बाद जो 4% है उसको एक पूल कॉर्पस की संज्ञा दी गई है। यानी आपके लिए यहाँ पे पूल कॉर्पस को दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ आप ये जानिए कि यूपीएस में आपका पूल कॉर्पस व्यक्तिगत कॉर्पस को ही ध्यान में रखना है, जो आपके पेंशन के लिए या फिर कहें जो एक मुश्त आपको रुपया मिलेगा रिटायरमेंट के समय, उसमें ये जो है कि प्रभावी कारक साबित होगा। कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा, इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। यानी अगर आप यूपीएस का चुनाव करते हैं तो आपकी जो जितनी कटौती होगी, अभी भी आप देख रहे हैं कि एनपीएस में आपका योगदान जितना हो रहा है यूपीएस में भी उतना ही योगदान होगा, लेकिन इसमें जो सरकार का अंशदान है, एनपीएस में जहां 14% का अंशदान है वहीं यूपीएस में केवल 10% का अंशदान होगा, यानी वहां पे सरकार अपना जो है कि अंशदान कम कर देगा। क्लियर है? आगे जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। यानी आप अगर यूपीएस में आते हैं तो केवल जो है कि व्यक्तिगत कॉर्पस, यानी वही अभी जो हमने बात की 10% की, 10% आपका और 10% जो है कि गवर्नमेंट का होगा। यूपीएस में आने के बाद सिर्फ आप इसी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका जो कि निवेश है या फिर आप जो इन्वेस्ट करते हैं यूपीएस में, तो उसके लिए जो है कि जो भी ये पेंशन के लिए जो संस्था है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा समय समय पर जो है कि आपको एक तरह का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर क्या निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जाएगा। बाद में ये चीजें पता चलेगा। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न लागू होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को होगा। यानी आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि जो 4% सरकार का एक्स्ट्रा जो कि योगदान है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, इस पर जो है कि सरकार का पूरा अधिकार होगा। हम कर्मचारियों का इस पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि इसको जो है कि आगे आने वाले समय में इनका कैसे कर्मचारियों पे असर पड़ेगा। स्पष्टीकरण किया है
कि इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया प्रैक्टिस भत्ता शामिल है। यानी आप जानते हैं कि जो चिकित्सा अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर है, उनको एनपीए का भी भुगतान किया जाता है। तो जो कि यूपीएस में या फिर कहें कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके गणना के लिए जो इनको एनपीए दिया जाता है वो भी इसमें शामिल होगा। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो यूपीएस लागू हुआ है, अभी जो लागू होगा अप्रैल महीने से, इसमें अभी जो कर्मचारी वर्तमान में है, आप ये क्लियर हो जाइए कि आप पे कोई भी दबाव नहीं है, आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि आप चाहे तो एनपीएस में रहिए या चाहे तो यूपीएस में आइए। लेकिन एक सवाल होता है, फ्यूचर में जो आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने वाले हैं उसके सामने भी ये दो ऑप्शन होगा, और चाहे एनपीएस का ऑप्शन चूज करे या चाहे यूपीएस का ऑप्शन चूज करें। लेकिन आगे ही देखिए क्लियर किया है, यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्तें को अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। यानी यदि किसी कर्मचारी ने यूपीएस का ऑप्शन चूज कर लिया तो यह माना जाएगा कि इसके जो भी नियम और शर्तें हैं आपने मान लिया है और आपको फिर एनपीएस में बैक होने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपने यूपीएस चूज कर लिया तो यूपीएस में ही रहना पड़ेगा। आगे है, एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावित तिथि पर सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी क्लियर है कि अगर कोई कर्मचारी यूपीएस का चुनाव करता है तो एनपीएस के रूप में जो भी रकम उनके खाते में जमा है प्राण के रूप में, वो सारी चीजें जो है कि यह यूपीएस के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देना है और उसके बाद सरकार अपना काम कर लेगी। आगे जो महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए ये है, अधिवार्षिकता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है। यानी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात दे दिया है कि कर्मचारी जहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, जिसके अधीन ड्यूटी कर रहा है, अब उसके ऊपर छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करेंगे कि आपकी अर्हक सेवा क्या है। ठीक है ना दोस्तों, आपके जो पेंशन के लिए जो एलिजिबल सर्विस माना जाएगा इसका निर्धारण आपके कार्यालय प्रमुख के द्वारा, आपका जो सुपीरियर है या कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके द्वारा तय किया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया है, सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि के मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता। यह क्लियर हो गया कि अगर आप एक बार यूपीएस में आ गए तो आपके लिए यह बाध्यता हो जाएगी कि आप कई ऐसे सवाल आप नहीं कर सकते, जैसे कि अन्य नीतिगत रियायत, भैया हमको कुछ और इसमें बेनिफिट दे दीजिए, या फिर इसके नीति में जो यूपीएस की सरकार ने यह नीति लॉन्च कर दी इसमें भी किसी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं करा सकते, नहीं कोई फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और आपके बाद सपोज अगर आप अभी रिटायर हुए हैं और अभी जो है कि डीए के हिसाब से आपका जो पेंशन तय कर दिया गया है और सेम जो है कि पोस्ट पर आपके 5 साल के बाद कोई कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो जाहिर सी बात है उनका पेंशन आप
से ज़्यादा हो जाएगा तो आप यह वो जो है कि वन पोस्ट वन पेंशन वाली बात यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। आपके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी अक्सर आपसे ज़्यादा पेंशन पा जाएंगे, तो आप यहाँ पे समानता की बात नहीं कर सकते। आगे है एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व अधिवार्षिकता प्राप्त कर चुके हैं पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। अब एक सवाल था कि कोई कर्मचारी जो मान लीजिए आज से पहले रिटायर हो चुका है और वो एनपीएस में रिटायर हुआ है, ओपीएस की बात नहीं हो रही है, एनपीएस में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी इसमें दरबार खुला है, उनको पर भी यह जो है कि यूपीएस का फॉर्मूला लागू होगा। अब कैसे यह लागू होगा यहाँ क्लियर किया है। ऐसे अधिवार्षिकता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार ब्याज सहित, यहाँ पे क्या क्लियर किया है, ब्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले रिटायर हो चुका है, उसको अगर उन्होंने यूपीएस का चुनाव किया तो जो ये पीरियड है, मान लीजिए 10 साल या 15 साल का जो पीरियड होगा, इसमें जो डिफरेंट निकाला जाएगा, जो रुपए बनेगा वो ब्याज सहित उनको मिलेगा। तो ऐसे कर्मचारी के लिए जो एनपीएस में रिटायर हुए और पेंशन कम मिल रहा है, तो उनके लिए तो एक तरह से बल्ले बल्ले हो गई इसमें कि आपको ब्याज भी मिलने वाला है। इनके लिए सरकार ने एक पूरी प्लानिंग कर ली है। ऐसे अधिवार्षिकता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉपअप राशि, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात किया जाएगा। क्लियर है? आपने जो निकासी कर लिया या फिर जो आपको पेंशन अभी मिल रही है और यूपीएस में आप आते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेंशन बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का अंतर निकालकर, डिफरेंट निकालकर, और बाकी उस पर जो भी ब्याज बन पाएगा वो ब्याज सहित आपको भुगतान कर दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे 13 नंबर टॉपिक में क्लियर किया है, अधिवार्षिकता के समय अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कर दी है। कई ऐसे चीज हम जो समझ पा रहे हैं इसमें कि कर्मचारियों के नुकसान के लिए भी कई दरवाजे इसमें खुले हैं। जैसे कि आपकी जो है कि पेंशन के लिए कितनी सर्विस हुई, आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर तय करेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रिटायर हो रहा है और उनके ऊपर जो कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया, डीआर केस हो गया, या फिर आप रिटायरमेंट के बाद आप पे कोई विभागीय कार्रवाई हो गई, तो इससे आपको नुकसान होने वाला है, ये याद रख लीजिए। इस पे क्या क्या रूल लागू हो गए, यहाँ तो लिखा है कि सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा। यानी इनके लिए अलग से हो सकता है बाद में सरकार कुछ नोटिफिकेशन लाए, वो भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ऐसी कंडीशन में आप पर इफेक्ट पड़ने वाला है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो बात है कि यह यूपीएस कब से लागू होने वाला है, यहाँ क्लियर कर दिया है। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। यानी यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। अब कर्मचारियों के समक्ष 1 अप्रैल 2025 से पहले आपको ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। हो सकता है अभी ये गजट आया है, बाद में इसका जस्ट अगला आएगा कि यूपीएस को कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा, उनके कौन कौन से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, वो सब चीज़ें अगर ऐसा कोई गजट आता तो हम बताएंगे। तो ये तो थे भाई साहब यूपीएस के अंतर्गत इस गजट का मूल बातें। अब इसी में आगे अब जब देखेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाले हैं, वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जो मैं इसको स्टडी किया तो पता चला कि एनपीएस में आपका अगर जितना रुपए है, अगर आपने उनसे किसी प्रकार के निकासी किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ कंडीशन में आपके योगदान का जो यूपीएस में आपने योगदान किया, एनपीएस में जो आपने योगदान किया है उसमें 25% निकासी का प्रावधान है। तो अगर किसी कर्मचारी ने एनपीएस से अगर वो रकम निकाला है तो उनका असर आपके पेंशन पर पड़ने वाला है। या फिर कहें ऐसी बातें कि जो कर्मचारी अक्सर एब्सेंट रहता है और एब्सेंट रहने से उनका जो सैलरी है नहीं मिलता है, और जाहिर सी बात है जब आपकी सैलरी नहीं मिलती है तो एनपीएस में आपका योगदान नहीं हो पाता है।
तो इन सब चीज़ों का असर आपके पेंशन पे पड़ने वाला है। तो अब वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान का उदाहरण इसी में गजट में दे दिया है कि आपको जो पेंशन मिलेगा, कह सकते हैं पेंशन, उसको कैसे कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो चीज़ें एक उदाहरण से यहाँ पे समझाया गया है। पहली बात तो कई चीज़ें समझ लीजिए कि आपको क्या पेंशन मिलने वाला है। इससे पहले आपके लिए 5 शर्तें लिखा है कि इन 5 को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पहली जो टर्म कंडीशन दिया है, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन 45,000 रुपये, जिसको पी के रूप में चिन्हित है। यानी यहाँ पे आप समझ लीजिए, एक उदाहरण दिया है कि किसी कर्मचारी का मासिक जो औसत मूल वेतन है वो 45,000 रुपये निकलता है। यानी ये आप मान के चलिए कि कोई कर्मचारी जब रिटायर हो रहा होता है वह 45,000 रुपये बेसिक ले रहा है। तो जाहिर सी बात हो सकता है कि उससे पहले वो लगातार 45,000 ले रहा है, या फिर हो सकता है जब आदमी रिटायर कर रहा है उससे जस्ट 2 महीना पहले उन्होंने जो है कि इंक्रीमेंट लिया है। लेकिन जब आप 12 महीने का औसत निकालें तो 45,000 मान लीजिए उनका बेसिक होता है। अगला जो दिया है मूल बातें, कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी 300 महीने या उससे अधिक क्यू के रूप में चिन्हित कि अर्हक सेवा अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर है। यानी यहाँ पे एक उदाहरण लिया कि मान लीजिए कर्मचारी ने 25 वर्ष नौकरी की है। जब 25 वर्ष नौकरी किया उसको आप अगर महीने के रूप में कन्वर्ट करें, एक वर्ष में 12 महीने होता है और 25 वर्ष में जब आप देखेंगे 300 महीने उन्होंने नौकरी की। तो यूपीएस को आप जब क्लैरिफाई करेंगे तो आप अपनी नौकरी को महीने के रूप में जो है कि देखिए, तब आप यहाँ पे कुछ अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 बातें हो गई। मान लीजिए आपका औसत मासिक जो 12 महीने का औसत मूल वेतन 45,000 हो गया और आपने 300 महीने नौकरी कर ली। अगला जो है, कर्मचारी ने सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है। यानी आप 25 साल नौकरी किए और 25 साल आपका जो है कि एनपीएस में योगदान होता रहा, यानी एब्सेंट आप नहीं हुए हैं, आपका योगदान बराबर उसमें होता रहा है। ठीक है, अगला, कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना है। वही जो आपसे कहा कि जो पेंशन देने वाली संस्था होगी वो जो ऑप्शन आपको देगी समय समय पर, उसको डिफॉल्ट आपने चुना कि अच्छा जो दे दे वही रहेगा, भैया जो रहे या रहने दो, आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। आगे दिया 5 नंबर, कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी भी नहीं किया है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप 25% रकम की निकासी कर लेते हैं या फिर आप कभी एब्सेंट हो जाते हैं और उनके बदले आपको सैलरी नहीं मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में आपके एनपीएस में योगदान नहीं हो पाएगा, यानी यूपीएस में आप किसी प्रकार का योगदान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको पेंशन पर असर पड़ने वाला है। अब ये तो 5 महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब जो है कि यहाँ पे उदाहरण समझिए। 1 नंबर उदाहरण परिदृश्य 1 है कि कर्मचारी ने 1 से 5 तक सभी शर्तों को पूरा किया। क्लियर है, 1 से 5 तक आपने अगर शर्त को पूरा किया है तो क्या क्या होने वाला है। अब देखिए कि जब आप रिटायर कर रहे होते हैं 1 से 5 साल, मान लीजिए 25 साल आपने नौकरी किया और 25 साल आप एब्सेंट भी नहीं है, ना किसी प्रकार की कटौती हुई है, तो आपके एनपीएस में जो उस समय जमा होंगे, सॉरी एनपीएस बार बार निकल जाता है, यहाँ पे यूपीएस मान के चलिए, यूपीएस खाते में उस समय मान लीजिए 50 लाख रुपए आपके जमा हैं, यानी 50 लाख आपको कह सकते हैं 10,000 यूनिट जो है कि इसमें जमा है। दूसरा, बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य भी 50,000 है, यानी ये मान के चलिए कि आपका जमा 50,000 है, आप एब्सेंट नहीं हुए हैं, और उसका बेंचमार्क यानी आप 25 साल नौकरी करते हैं तो 25 साल में अधिकतम इसमें 50 लाख ही जमा हो सकता है, ये भी मानिए, ये समझ में आ रहा है। 50 लाख जमा हो सकता है और आपने 50 लाख उसमें जमा भी कर दिया। क्लियर है। अब इसका भुगतान जो किया जाएगा, यह एक फॉर्मूला यहाँ पे तय किया गया, इसी फॉर्मूले के तहत आपको पेंशन मिलने वाला है। यानी यहाँ पे यही है कि जो ये पी लिखा है, पी में आपका जो औसत मासिक जो है कि मूल वेतन होगा, यहाँ पे डालना है उसको पी की जगह, और क्यू में जो है कि यहाँ पे यही होगा कि आपने जो जितना महीना नौकरी किया है वो महीना यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ रखना है। और आईसी का मतलब है कि आपका जो यूपीएस के तहत जो के फंड में जमा रुपया है, आपकी तरफ से जो जमा उसमें है, योगदान है, वो यहाँ पे रखा जाएगा। और बीसी का मतलब है कि उसमें जितना होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए आपका औसत मासिक वेतन जो है कि 45,000 हुआ,
बटा 2 किए, गुना आपको जो है कि 300 दिन आपको 300 महीने आपको ड्यूटी करना था और आपने 300 महीने ड्यूटी किया। अब यहाँ पे क्लियर है कि 25 साल अगर आप नौकरी करते हैं तो 300 महीना होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 25 साल से अधिक नौकरी करता है तो उनका यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियर किया है, यदि क्यों 300 से अधिक है तो इसे 300 के अंक के रूप में ही लिया जाएगा। यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर 30 साल नौकरी करता तो जाहिर सी बात है उनका महीना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 25 साल से ऊपर अगर करे तो 300 ही मानना है। लेकिन यदि किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम नौकरी किया है तो यहाँ पे 300 की जगह उसका कम हो जाएगा, अनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। अब क्या है कि आपके यूपीएस खाते में 50 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है, और आपने 50 लाख रुपए उसमें जमा भी किया। तो ये फॉर्मूला है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो पेंशन बनेगा 22,500 रुपये लागू महंगाई राहत जोड़कर। यानी यहाँ देख सकते हैं कि जो डीए मिलाकर आपका उस समय का जो डीए है वो मिलाकर आपको 22,500 रुपये पेंशन बनेगा। अब यह जो पेंशन तय हो जाएगा वो आपको होल लाइफ यही पेंशन मिलने वाला है, इसमें किसी प्रकार का डीए अलग से नहीं लगेगा। अब इसी में नोट दिया है, इस मामले में सुनिश्चित भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का अब अलग से छेड़छाड़ या फिर परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगला दिया है कि कर्मचारी 1 और 3 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है। अब यहाँ पे 1 और 3 से 5 यानी कर्मचारी ने मान लीजिए उसका औसत मासिक वेतन 45,000 निकलता है। 2 की बात नहीं है कि मान लीजिए 25 साल नौकरी नहीं किया, किसी ने कम किया तो क्या होगा, बाकी सारे कंडीशन को वो पूरा करता है, वो उनसे निकासी भी नहीं करता है और कोई नया पैटर्न भी नहीं चुनता है और कर्मचारी का अंशदान नियमित रूप से होता रहा है और वह 25 साल से कम नौकरी करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सेम वही चीज़ है। मान लीजिए 25 साल नहीं, उन्होंने 15 साल नौकरी किया और जब उसको महीने में निकालेंगे तो 180 महीना उन्होंने ड्यूटी किया, तो सेम वही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा था सेम वही चीज़ें, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसको देखिए, मान लीजिए उसका औसत मासिक वेतन निकलता है 45,000। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आप 25 साल से अधिक नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पे क्यू की जगह 300 ही माना जाएगा, लेकिन यदि आप 25 साल से कम नौकरी करते हैं तो उस हिसाब से जो भी मासिक आपने जितने महीने आपने ड्यूटी किया तो वो यहाँ पे मिलेगा। 15 साल आपने नौकरी किया तो 15 साल की जगह पे क्या मिलेगा आपको, 180 महीने आपने नौकरी किया तो 300 भाग देंगे 180 में, क्लियर है। आगे देखिए 15 साल अगर आपने नौकरी किया और उसमें कभी अब्सेंट नहीं हुए, न किसी प्रकार का जो है कि आपने किसी प्रकार की सैलरी में कटौती हुई, तो 15 साल में आप अधिकतम उसमें यूपीएस में जो योगदान होगा 30 लाख जमा कर सकते हैं और आपने 30 लाख जमा भी किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो 13,500 रुपया पेंशन बनेगा। तो देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति 25 साल या उससे ज़्यादा नौकरी करता है तो उसका पेंशन कितना बनता है, उसका पेंशन बन जाता है 22,500। और कोई व्यक्ति जो है कि 15 साल नौकरी करता है तो आप देख सकते हैं कि 10 साल कम किया तो उसका लगभग आधा हो जा रहा है, उसके नीचे आ जा रहा है 13,500 रुपये, यानी 13,500 पेंशन बनेगा। ये तो थे फॉर्मूला। अब देखिए एक ये कंडीशन भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, कर्मचारी 1 और 3 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है, यानी वही चीजें। मान लीजिए कर्मचारी ने 25 साल यहां भी नौकरी नहीं किया, यहां बाकी सब शर्तों को पूरा करता है, लेकिन 25 साल नौकरी नहीं किया, वो अलग हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी किया, 15 साल किया तो ये कंडीशन है और बाकी सब चीजें हैं और उन्होंने 10 साल ही नौकरी किया, तो इस फॉर्मूले पर उसको कितना पेंशन मिलेगा। अब देखिए होता क्या है कि 10 साल नौकरी करेगा तो उनमें उनके यूपीएस खाते में योगदान जो होगा वो कम होगा, यानी आप ज़्यादा दिन नौकरी करते हैं तो ज़्यादा यूपीएस में आप भुगतान कर पाते हैं और कम साल नौकरी करेंगे तो यूपीएस में आपका भुगतान कम होगा। तो वही चीज़ें हैं कि पी में मान लीजिए उनका औसत मासिक वेतन 45,000 निकलता है और बटा 2 कर देंगे। क्यू में मान लीजिए 10 साल आपने नौकरी किया तो कितना महीना होता है, 10 गुने 12 120 महीने आपने नौकरी की तो 120 बटा 300, यानी आपको अधिकतम 300 होना चाहिए। 325 साल की नौकरी पे फुल पेंशन मिलता, 10 साल आपने नौकरी किया तो उस हिसाब से पेंशन करने के लिए 300 भाग देंगे। और 10 साल जब आपने नौकरी किया तो 10 साल में आपके यूपीएस खाते में जितना रुपया जमा होना चाहिए 25 लाख और आपने जमा भी किया 25 लाख, तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 9,000 रुपये पेंशन बनेगा।
तो ये होते थे भाई साहब, क्लियर कर लीजिए। आपका जो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन निकाला है, एक फॉर्मूला आप बना लीजिए। जो 12 साल का मासिक वेतन है उसका जो औसत निकाल लीजिए, जितना बनता है उसको 2 से भाग देना है। फिर आपने जितने महीने नौकरी किया है एब्सेंटी को छोड़ के, उस महीने में 300 से भाग दे देना है। और जितना दिन आपने नौकरी किया, यूपीएस में जितना योगदान आपने किया, उसमें आपको भाग देना है कि उतने साल नौकरी करने पर यूपीएस में आपको कितना पेमेंट होना चाहिए, वो भी देख लेना है। तो ये एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है, उससे आपको पेंशन मिल जाएगी। अब सवाल होता है कि कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी किया, इस फॉर्मूले से उनको मिलना चाहिए 9,000 रुपये, लेकिन यूपीएस के तहत सरकार ने जो है कि वादा किया है कि आपको कम से कम 10,000 रुपये ही पेंशन मिलेगा, यानी 9,000 हुआ तो 9,000 नहीं, आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे दिया है जिसे 10,000 रुपये के न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान के साथ साथ लागू महंगाई राहत डीआर तक बढ़ाया जाएगा। क्लियर है कि कम से कम आपको 10,000 रुपये मिलना ही मिलना है। अब परिदृश्य 3 का क है। अब देखिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति अब्सेंट भी रहेगा। ये तो थी कि भाई साहब आपने नौकरी किया और कभी अब्सेंट नहीं हुए, आपके किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी तो कर रहा है लेकिन बीच बीच में अब्सेंट हो जाता है ना। जब अब्सेंट हो जाता है उनको सैलरी नहीं मिलती है, वह एलडब्ल्यूपी की स्थिति में चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसके पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे दिया है 1, 3 और 4 शर्तों को पूरा करता है, यानी यहाँ पे 1, 3, 4 यहीं पे पकड़ना है। 1 यानी कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो निकलेगा ही निकलेगा। 2 में क्या है कि वो 25 साल से कम या ज़्यादा नौकरी करता है, ठीक है। 3 में क्या है कि नियमित रूप से जमा किया है कि नहीं किया है, वो भी देखना है। तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि 1, 3 और 4 शर्तों को पूरा करता है, कर्मचारी ने आंशिक निकासी की। और यहाँ पे क्लियर है कि आपने यूपीएस से मान लीजिए 25% आपने निकासी कर लिया, तो जाहिर सी बात है आपके यूपीएस में जो जमा होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में आपका पेंशन तय होगा। पी में क्या है कि औसत आपका मासिक वेतन, वही उदाहरण लेके चला कि मान लीजिए 45,000 रुपये आपका औसत मासिक वेतन निकलता है, 45,000 बटा 2 रखना है। अब क्या है कि आपको 300 होना चाहिए टोटल फुल पेंशन के लिए। आपने मान लीजिए 10 साल नौकरी किया तो कितना हो गया, 120 महीने। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपने 10 साल नौकरी किया तो आपके एनपीएस खाते में जमा होना चाहिए 25 लाख रुपये, और आपने बीच में आपने निकासी कर ली है तो कितना मिलेगा, 22,000 रुपये उसमें जमा होगा। तो 22,000 यहाँ पे रखना है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 8800 रुपया ही पेंशन मिलेगा। अब क्या है, इस मामले में पेंशन 8800 रुपये के साथ लागू महंगाई राहत डीआर होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया। क्लियर है, आप ये मान के चलिए कि आपको न्यूनतम 10 साल की नौकरी पर 10,000 रुपये पेंशन तभी मिलेगा जब आप एनपीएस से किसी प्रकार की जो है कि निकासी नहीं किए हैं। क्लियर है, आपको जो है कि पेंशन कम भी हो सकता है। अब एक कंडीशन और समझाया है कि कर्मचारी 1, 2, 4 और 5 शर्तों को पूरा करता है, कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए। यहाँ पे भी दिया है कि मान लीजिए यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इसी फॉर्मूले से उनका औसत मासिक वेतन मान लीजिए अगर 45,000 रुपये है और उन्होंने टोटल 25 साल नौकरी किया या 25 साल से ज़्यादा किया, तो यहाँ पे जो होगा क्यू होगा वह 300 बटा 300। अभी क्या है कि 25 साल नौकरी किया तो उसमें जमा होना चाहिए 50 लाख रुपए, और उन्होंने निकासी कर लिया तो अभी वर्तमान में है उनमें 45 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपका पेंशन निकलेगा 20,225 रुपये। ठीक है, अब एक कंडीशन और हो सकता है कि एक फॉर्मूला पर, अब यहाँ पे देखिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। आपका औसत मासिक वेतन 45,000 रुपये है और आपने 25 साल फुल नौकरी किया, 26 साल किया, 27 साल किया, 30 साल नौकरी किया, तो आप कितना ही ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन 25 साल को बेस माना गया है। आपका 300 बटा 300 हुआ, और जितना साल आपने नौकरी किया उसमें जमा होना चाहिए 50 लाख, और आपने निकासी कर ली है तो है उसमें 40 लाख। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पेंशन बन जाता है 18,000 रुपये।
तो ये इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन को यहाँ पे बताया गया है उदाहरण के साथ। जब आप इस गजट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बहुत सी बातें क्लियर होगी। अब आइए जो अगला महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पे, ये तो थी पेंशन वाली बात। अब आपको जानना है कि जब आप रिटायर करेंगे, रिटायरमेंट के समय जो आपको पैसा मिलने वाला है, एक मुश्त रकम जो मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा। एनपीएस में क्या है, जो आपका कटौती हो रही है उसमें आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के समय जो भी पेंशन आपका मिलना है, लेकिन आपका जो कटौती है उसका मेरे ख्याल से 60% जो जमा राशि है वो आपको एक मुश्त मिल जाती है। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ भी इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक उदाहरण के यदि है, अधिवार्षिता या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और एफआर 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान के व्याख्यात्मक उदाहरण, यानी 25 साल या उससे अधिक आप नौकरी करते हैं तो आपको जो एक मुश्त रकम मिलने वाला है वह कैसे कैलकुलेट होगा उसको देखिए। अधिवार्षिता या वीआर या एफआर 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार मूल वेतन, यानी जब आप रिटायर हो रहे होते हैं, रिटायरमेंट के समय आपका जो बेसिक पे था, मान लेते हैं कि 45,000 रुपये आपका बेसिक था, क्लियर है। और जब बेसिक है और अभी जाने 53% महंगाई चल रहा है, उस समय कुछ और हो सकता है। और उदाहरण दिया कि 53% मान लीजिए जो है कि डीए चल रहा है, तो 45,000 का 53% अगर डीए निकालेंगे तो 23,850 रुपये होगा। कुल परिलब्धि जो होता है इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 68,850 रुपये इनका हो रहा है। अब क्या 68,850 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब इनको भी एक फॉर्मूले से यहाँ पे बताया गया कि इस 68,850 रुपये को आप माइंड में रखिए। अब क्या है कि एक मुश्त राशि आपको क्या मिलने वाली है, जैसे कि इसके शुरुआत में ही आपने देखा था कि आपको जो 10% मिलने वाला है मासिक परिलब्धियों का 10%, वही यहाँ पे है। जो 68,850 रुपये हुआ उसको 10 से भाग देना है और 10 से भाग देने के बाद उसको L से गुना करना है, यानी आपने जितने महीने नौकरी किया उसको 6 से भाग देना है। सपोज कोई व्यक्ति अगर 10 साल नौकरी किया है, 10 साल नौकरी अगर किया और 10 साल में अगर 12 महीने एक वर्ष में अगर 12 महीने हैं तो 10 साल अगर नौकरी किया तो कितने महीने हो गए? 120 महीने। यानी यहाँ पे एल में वही है, 120 में अगर आप 6 से भाग देंगे, जो महीने आएगा उसको यहाँ से गुना करेंगे, यानी वही हुआ 68,850 गुना एल। यहाँ पे जहाँ एल व्यक्ति के पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या, यानी यहाँ पे भी उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए आपका 6885 रुपये बन रहा है और उसको एल से गुना कर लिए। यहाँ पे परिलब्धियों का जो 10% निकाला 6,885 रुपये हुआ। अब देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने कहा कि 10 वर्ष अगर किसी व्यक्ति ने नौकरी किया तो उसका महीना कितना हो रहा है? 120 महीना। अब मान लीजिए 10 वर्ष में अगर कोई 1 महीना अब्सेंट हो गया, 2 महीना अब्सेंट हो गया, तो यहाँ पे आपकी नौकरी जो है वो घट जाएगी। 10 वर्ष से कोई अगर 2 महीना कम किया है नौकरी तो यहाँ पर 120 में जो है कि 2 महीना घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 120 महीना मान लेते हैं नौकरी किया, उसको जब आप 6 से भाग देंगे तो 20 निकलता है। 6 महीनों की संख्या, तो जब 6 से भाग देंगे तो 20 निकलेगा। तो इसको जो परिलब्धियों का है उसको 20 से गुना करेंगे तो ये निकलता है 1,37,700। यानी आपका उदाहरण जो अभी 53% महंगाई चल रहा है उस हिसाब से आपके रिटायरमेंट पर आपको जो एक मुश्त रकम मिलेगा 1,37,700 मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 साल नौकरी किया तो कितने महीने हो गए? 180 महीने। 180 महीने को 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 30 निकलेगा। 30 गुना जब 6885 करेंगे तो 2,06,550 रुपये मिलेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति मान लीजिए 35 साल नौकरी किया और उसको जब महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 420 महीना होता है। 420 महीने को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 70 निकलेगा। 70 इंटू 6,885 से जब मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो 4,81,950 रुपये बनेंगे। तो ये तो थे आपको एक मुश्त जो मिलेगा रिटायरमेंट पर। अब क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप अब्सेंट होते हैं, एक दिन अगर आप अब्सेंट होते हैं तो इसका असर आपके पेंशन पे पड़ सकता है।
आपका जो है कि ग्रेचुइटी बोले या फिर जो बोले आपको यूपीएस में पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि यूपीएस में आने के बाद भी आपको नुकसान हो सकता है। कई कंडीशन में आपको यूपीएस में एक मुश्त रकम नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया है नोट में, कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष 120 महीने से कम अंशदान से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं होती है। यानी आपने अगर 10 साल नौकरी नहीं किया तो यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए जब आप रिटायर हो रहे होते हैं, आपकी नौकरी होती है मात्र 9 वर्ष 11 महीने होती है, या फिर कहें 9 वर्ष 10 वर्ष में एक दिन भी अगर कम रह जाता है तो आपको ये पेंशन मिलने वाला नहीं है।